Very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching CA Inter and CA Final IDT. Place of supply. आज हमको जो स्टार्ट करना है और जो थोड़ा सा हम पहले कर चुके हैं उसे रिकॉल करना है वो है क्या हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। व्हेन इट कम्स टू प्लेस ऑफ सप्लाई तो सीए इंटर में तो सिर्फ दो ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 10 जो आपको अभी पढ़ने हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सीए फाइनल तो सीए फाइनल में प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 ये चारों सेक्शंस हमारे आते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उसमें सेक्शन 10 में क्या है, 11 में क्या है, 12 में क्या है, 13 में क्या है। वी शुड गेट एन आइडिया एटलीस्ट ऑफ दिस 4 सेक्शंस। देन ये प्लेस ऑफ सप्लाई वर्ड हमने कहाँ पे पढ़ा था, किस जगह हमने इसे पढ़ा था, जिसका लिंक अब यहाँ पूरा की पूरा उठ के आ रहा है। तो व्हेन इट कम्स टू प्लेस ऑफ सप्लाई, जब मैं प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में सप्लाई कहाँ हुआ। इन हिंदी व्हाट आई वुड से कि एक्चुअल में सप्लाई कहाँ पर हुआ, कहाँ पर सप्लाई हुआ, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई कि हमने कहाँ सप्लाई किया। तो ये समझने के लिए मुझे हेल्प करता है कि हमने कहाँ पे सप्लाई किया, ये समझने में मुझे कौन हेल्प करता है? मुझे हेल्प करता है एक इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन और एक हेल्प करती है मुझे इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन। एक इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन हेल्प करेगी और एक हेल्प करेगी मुझे इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन। व्हेन इट कम्स टू इंटर स्टेट सप्लाई, इसमें लिखा है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, सेम स्टेट में है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है या फिर क्या है सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो इन दैट केस अगर ये जो है हमारा क्या लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी में आता है तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि दिस इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा क्या इंट्रा स्टेट सप्लाई। बट अगर ये ही लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट में जाता है या फिर एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में होता है या फिर एक यूनियन टेरिटरी एंड दूसरी यूनियन टेरिटरी में है, तो इन सच अ केस यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक इंटर स्टेट सप्लाई है। सिंपल सी चीज है भाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई मतलब जहां से सप्लाई हो रहा है और जहां पे सप्लाई हो रहा है, ये अगर अलग अलग स्टेट में है या फिर एक स्टेट है दूसरा यूनियन टेरिटरी है या दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में है, आप बोलेंगे कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। फिर हमने ये डिटेल तो भाई करके रखी है कि इंटर स्टेट सप्लाई इंक्लूड्स एक्सपोर्ट ऑल्सो। इंटर स्टेट सप्लाई में एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। सप्लाई टू एंड फ्रॉम एसईजेड जो है वो भी क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई में बकायदा क्या होता है, इंक्लूड होता है। अब मैम ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ये आपने टाइप्स ऑफ सप्लाई करवाया था तो समझ में आया था कि ये दो कीवर्ड्स हमने वहां पे किए थे। मैम एक्चुअल बताओ ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो सकती है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर मतलब मेरी बात समझो, सप्लायर की लोकेशन का मतलब क्या है? तो ये रहा भाई हमारा यहाँ पे सप्लायर, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सप्लायर। हम व्हाट डू यू मीन बाय द लोकेशन ऑफ सप्लायर? लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब देखो, अगर आप क्या हो, आपने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है और जहाँ का आपने क्या लिखा है, जिस लोकेशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन लिया है और जिस लोकेशन के लिए आपने क्या लिया है, रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर वहीं से क्या होता है, सप्लाई किया जाता है, अगर वहीं से सप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स लोकेशन ऑफ द सप्लायर वो जगह पे है, वही सेम लोकेशन है। तो जिस लोकेशन का आपने क्या लिया है, रजिस्ट्रेशन लिया है, अगर सप्लाई भी उस लोकेशन से होता है तो इसका मतलब जो है सच लोकेशन, इसका मतलब है वो लोकेशन जो होगी वही आपका क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन अगर आपने
किसी और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से क्या किया है, सप्लाई किया है। मैम फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट जैसे कोई ब्रांच हो गया आपका, कोई ऑफिस हो गया आपका, कोई आउटलेट हो गया आपका। अगर आपने सप्लाई उस फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से किया है, तो वो जो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, वो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट आपका लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो जाएगा। बट मैम ये भी तो हो सकता है कि वो वी वुड बी हैविंग मोर देन वन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। ये भी हो सकता है कि मैम हमारे एक से ज्यादा फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो, बिल्कुल हो सकता है। तो व्हेन यू हैव मोर देन वन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, तो जहाँ पे डायरेक्टली रिलेट करता है वो सप्लाई, जहाँ पे वो सप्लाई क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, रिलेट करता है, तो इन सच अ केस ये क्या हो जाएगा मेरा, इन सच अ केस ये क्या हो जाएगा मेरा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है मैम कि सपोज करो ना तो बंदा रजिस्टर्ड, ना इसका कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। ये भी तो हो सकता है कि मैम कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो ही ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका क्या हो, कोई भी फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो या फिर कोई नॉलेज नहीं हो उसके बारे में। तो मैम जब ऐसी जगहें नहीं होती, तो भई कहीं तो ये बंदा क्या करेगा, रिसाइड करता होगा, कहीं तो रहता होगा। तो पर्सन जहाँ पे ये पर्सन रिसाइड करता है, वही इसकी क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर। वो क्या हो जाएगी इसकी, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि लोकेशन ऑफ सप्लायर अपने आप में आपको चेक करना होगा क्वेश्चन में कि रजिस्टर्ड प्लेस दी है, कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड दिया है, या मोर देन वन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट दिए हैं, तो आपको जहां से डायरेक्टली रिलेट करता है ये सप्लाई, आप उसे लोकेशन ऑफ सप्लायर मानेंगे। और अगर फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट या ऐसी कोई प्लेस की नॉलेज नहीं है, ऐसी कोई प्लेस नहीं है, कहीं तो वो पर्सन रिसाइड करता होगा, तो जहां वो रिसाइड करता है वही क्या हो गया इसका लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो मैम यहाँ से हमको समझ में आ रहा है इंटर स्टेट सप्लाई के लिए कि सप्लायर की लोकेशन क्या होती है। यहाँ से हमें समझ आ रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए भी कि सप्लायर की लोकेशन क्या है। तो मैम इस तरह से हम रूल लगा के ये देख लेंगे कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है। एक बार जैसे ही मैम हम क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ढूंढ लेंगे, फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी कि लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर हमारी आगे गाड़ी किस चीज के लिए बढ़ेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू योर प्लेस ऑफ सप्लाई, जब हमारी बात आती है किसकी, प्लेस ऑफ सप्लाई के रिस्पेक्ट में हमारी बात आती है, अब मैं समझना चाहती हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन मैम कैसे होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कितने सेक्शंस हैं, टोटल 4 सेक्शन है। एक होगा आपका क्या, सेक्शन नंबर 10, एक होगा आपका सेक्शन नंबर 11, एक होगा सेक्शन 12 और एक होगा आपका सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 10 में क्या आता है, सेक्शन 11 में क्या आता है, 12 में क्या होता है एंड 13 में क्या होता है, ये एक बार के लिए मैं सारी चीजें यहाँ पे समझा रही हूँ। सेक्शन 10 जो सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटर दोनों में ही है, सेक्शन 10 में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स के प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आपको दिया है सेक्शन नंबर 10 कि जब भी आप गुड्स को सप्लाई करते हैं, बट जब भी ये गुड्स क्या होते हैं, डोमेस्टिकली सप्लाई किया जाता है, मतलब यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट या कोई इंपोर्ट नहीं है। तो व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड, लेकिन अगर गुड्स का मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना हो, व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड, और जब ये गुड्स सप्लाई किए हैं जिसका क्या निकालना हो, मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना हो, तो व्हेन द गुड्स आर सप्लाइड और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, बट ये एक्सपोर्ट नहीं है, ये इंपोर्ट नहीं है, तब यू विल अप्लाई सेक्शन नंबर 10 टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर मुझे यही प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए ही निकालना हो, आई हैव टू कैलकुलेट प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट होता है गुड्स का या फिर क्या होता है, इंपोर्ट होता है गुड्स का, तो देन यू हैव टू अप्लाई सेक्शन नंबर 11। तो गुड्स के लिए यहाँ पे दो क्या दे के रखे हैं, आपको सेक्शन दिए हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 10 एंड 11। सेक्शन नंबर 10 सीए इंटर एंड सीए फाइनल दोनों में है, जबकि सेक्शन 11 सिर्फ सीए फाइनल में ही हमको पढ़ने को मिलता है। तो सीए इंटर वाले बच्चों के लिए सेक्शन 11 का सिर्फ नॉलेज होना जरूरी है, दे शुड नॉट वरी अबाउट सेक्शन नंबर 11 का डिटेल। फिर आते हैं मैम
सेक्शन नंबर 12 क्या है? सेम सेक्शन नंबर 12 इज अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई, बट अब ये किस चीज के लिए है? सर्विस के लिए है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस, जब लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, जब क्या है? लोकेशन ऑफ व्हाट? सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। इसको अभी मैं डिटेल में ना ही लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, सिर्फ लिखती हूँ जब एक तरह से क्या है? सर्विस डोमेस्टिकली प्रोवाइड होती है। ये भी लिखना थोड़ा-सा गलत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आके आपको समझा ही देती हूँ कि सर्विस के रिस्पेक्ट में क्या आता है। देखो, क्या लिखा है? प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, देने वाला, लेने वाला दोनों इंडिया में हो। जब क्या है? देने वाला दैट इज़ लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड लेने वाला दैट इज़ लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, दोनों की जो प्लेस है वो क्या है? इंडिया है। तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये दोनों क्या है? अगर इंडिया है, ये दोनों क्या है? अगर क्या है? इंडिया में है। इन सच अ केस, इसे हम क्या बोलेंगे? अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों क्या है? इंडिया है। दोनों क्या है? इंडिया है। हो सकता है कभी-कभार सिर्फ आपकी सर्विस इंडिया के बाहर जा सकती है, वो कैसे हो सकता है सब समझेंगे, तब बोलेंगे हम सेक्शन नंबर 12। लेकिन मैम प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू सर्विस, जब या तो मेरा लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इंडिया के बाहर होगा, या फिर मेरा क्या होगा? लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या होगा? इंडिया के बाहर होगा। इनमें से कोई एक जब इंडिया के बाहर जाता है तो वी वोंट अप्लाई सेक्शन 12, तब हम अप्लाई करते हैं 13। तो मेरा 12 तब लगेगा जब दोनों इंडिया में है, सप्लायर रिसिपिएंट, राइट? लेकिन इन दोनों में से एक कभी अगर इंडिया के बाहर हो गया, कोई एक होना चाहिए इंडिया के बाहर, तब हम अप्लाई करते हैं सेक्शन नंबर 13। ठीक है? इस केस में हो सकता है सर्विस इंडिया के बाहर जा सकती है, वो सब हम सेक्शंस के साथ समझते जाएँगे। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू हो गया आपके लिए सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11, 12 एंड 13 का, कि ये 4 सेक्शन एक्चुअल में प्लेस ऑफ सप्लाई में होते हैं। अभी हम क्या करेंगे? अभी हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 के ऊपर, जो है प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया में जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई करते हैं। सिमिलरली मेरा फोकस अभी रहेगा डायरेक्टली सेक्शन नंबर 12 पे, जिसमें सेम कॉन्सेप्ट है कि रिसिपिएंट एंड सप्लायर जब इंडिया में है और सर्विस हो सकता है कभी कभार इंडिया के बाहर जाए, तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो हम पहले इन दोनों चीजों को क्या करेंगे? दैट इज सेक्शन 10 एंड 12 को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा डिस्कशन सीए फाइनल के लिए रहेगा सेक्शन 11 एंड सेक्शन 13 के ऊपर। डन? तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है? अभी तो ये सिर्फ हमारा चैप्टर का ओवरव्यू ही स्टार्ट हुआ है। अब क्या मैम हम यहाँ पे ये चीज समझ चुके हैं लोकेशन ऑफ द सप्लायर? हाँ, आपने सप्लायर की लोकेशन अभी समझी। अगर रजिस्टर्ड है तो वो जगह, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है तो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन, एक से ज्यादा फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है तो जहां डायरेक्टली सप्लाई कंसर्न्ड हो, और अगर मैम इनमें से किसी जगह का एब्सेंस है तो इन सच अ केस उस पर्सन का रेसिडेंस, दैट इज सप्लायर का प्लेस ऑफ रेसिडेंस विल बी योर लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। अब स्पेसिफिकली हम आते हैं ये लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट क्या है, तो इसको मैं बोलूंगी अभी के लिए रखते हैं होल्ड पे। ठीक है? क्यों रखते हैं सब समझ में आ जाएगा, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, लेकिन हाँ इसका मैंने एक मोटा कंटेक्स्ट बता दिया है। बस ये इस चीज को कुछ तो समझाना है, ये स्पेसिफिकली लोकेशन ऑफ द सप्लायर के लिए क्यों है, भी समझेंगे। ठीक है? अब आ जाते हैं हम फाइनली सेक्शन नंबर 10 पे, और जो चीज मैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 के रिस्पेक्ट में बोलती जा रही हूँ, आपको ढंग से उसे सुनना है। मैम सेक्शन नंबर 10 किस चीज के लिए है? तो सेक्शन नंबर 10 मेरा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो यहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई किस चीज के लिए है? अदर देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए। जब बात करती हूँ यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड व्हेनेवर आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट सेक्शन नंबर 10, तो यहाँ पे इसे 5 सेक्शन में क्या करके रखा है? डिवाइड किया है। Here it is divided into how many sections?
Here it is divided into total 5 sections. ठीक है, मतलब मैम सेक्शन नंबर 10 है, उसमें भी जो आप बोलना चाह रहे हैं क्लॉजेस हैं वो 10 क्लॉजेस हैं। हाँ जी, यहाँ पे अंदर से 10 क्लॉजेस बने हैं क्योंकि यहाँ पे गुड्स का सप्लाई करने का वे अलग-अलग तरीके का है। तो किस तरह से गुड्स सप्लाई किए हैं उसके बेसिस पे यू वुड फाइंड कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो पहला केस है यहाँ पे कि प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज नो मूवमेंट व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ये मेरा पहला केस है। सेक्शन नंबर 10 बोलता है अगर गुड्स की मूवमेंट होती है तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। मैम पहले आप ये बताइए कि ये मूवमेंट ऑफ द गुड्स का मतलब क्या है। तो मूवमेंट ऑफ द गुड्स का सिंपल मीनिंग है, सपोज आप है मिस्टर एक्स। हाँ जी, आप कहाँ पे हैं? सपोज मिस्टर एक्स जयपुर में है, ठीक है। एंड जयपुर में मिस्टर एक्स की क्या है? शॉप है। तो जयपुर में मिस्टर एक्स की शॉप है और मुझे जयपुर जाके जो आर्टिकल्स अच्छे लगे, जयपुर के बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर-सुंदर आर्टिकल्स होते हैं, चीज़ें बड़ी सुंदर-सुंदर बनी होती है और मुझे वो बड़ी सुंदर लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जब मुझे जयपुर जाके ये चीज़ें बड़ी सुंदर और बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने क्या कहा जयपुर के भैया से कि मैं 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 20-25 यहाँ से शो पीस ले रही हूँ। अब मैं साथ में ले जा नहीं सकती, मुझे लगा टूट-टाट ना जाए, तो ये भैया को बोला, "भैया, मैं आपको एक एड्रेस दे रही हूँ कि आप क्या करें, इन गुड्स को पुणे पहुँचा दें। आप क्या करें, इन गुड्स को क्या कर दें, डिलीवर कर दें और कहाँ डिलीवर करना होगा आपको? आपको इन गुड्स को डिलीवर करना होगा पुणे।" भैया राज़ी, हम राज़ी, ठीक है? दोनों ने ओके-ओके कर दिया। अब मैम जब दोनों का ओके एंड ओके हो गया है, तो इसका मतलब गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होगा। गुड्स कहाँ से मूव करेंगे? जयपुर से पुणे की तरफ क्या करेंगे? गुड्स को मूव कराया जाएगा, ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। तो इसी का मतलब क्या होता है? ये जो है इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज़ मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है कि क्या है यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट है। अब जब यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट दे के रखा है, मैम प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या मानेंगे कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन देयर इज़ मूवमेंट ऑफ द गुड्स? जब गुड्स का मूवमेंट होता है तो मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो यहाँ आएगा वेयर लोकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स देखो यहाँ गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मेरे गुड्स का मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है? पुणे में। रिसिपिएंट मैं हूँ जिसने कंसिडरेशन पे किया है। रिसिपिएंट का मतलब आप बहुत पहले से मेरे साथ जानते हैं, रिसिपिएंट इज़ द वन हू पेज़ द कंसिडरेशन। तो जब रिसिपिएंट जो मैं हूँ, मैं कंसिडरेशन पे कर रही हूँ और मैंने कहा है कि आप गुड्स को कहाँ डिलीवर कराएँगे, तो उन्होंने बताया कि वो गुड्स को हमने बताया कि पुणे डिलीवर कराएँगे। तो वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, कहाँ पे गुड्स का मूवमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है? तो गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। रिसिपिएंट को देने के लिए, रिसिपिएंट को डिलीवर करवाने के लिए गुड्स का मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है? तो ये आपको बताएगा कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। क्या मुझे एज़ इट इज़ वर्ड्स ही यहाँ पे मैम लिखने पड़ेंगे? हाँ जी, आपको एज़ इट इज़ वर्ड लिखने हैं, यू कैन नॉट चेंज द कीवर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई में आप कीवर्ड चेंज नहीं कर सकते। जितना लिखा है, जैसा लिखा है, उतना ही आपको लिख के चलना पड़ेगा। तो व्हेन इट कम्स टू प्लेस ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू, जब हम बात करते हैं किसकी प्लेस ऑफ सप्लाई की विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट गुड्स, तो यहाँ आता है वेयर लोकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स जहां पे टर्मिनेट होती है फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट। ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैम जब आप बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स जहां पे टर्मिनेट होता है फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, मैम ये मूवमेंट कौन इनिशिएट कराता है? हु में इनिशिएट मूवमेंट, ये जो गुड्स है इन गुड्स का
मूवमेंट कौन इनिशिएट करा सकता है फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, रिसिपिएंट को डिलीवर करने के लिए? हु कैन इनिशिएट दिस मूवमेंट? तो मैम हमें लगता है मूवमेंट इनिशिएट करवाना चाहिए इन जनरल तो मैम सप्लायर को। जो सप्लायर है मैम इनिशिएट तो वही करना चाहिए मूवमेंट। तो ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हु विल इनिशिएट द मूवमेंट? सप्लायर, recipient or any other person। अब ये क्या लिख दिया मैम? ये लिखा है मैंने सप्लायर भी इनिशिएट करा सकता है, रिसिपिएंट भी इनिशिएट कर सकता है और कोई और पर्सन भी। मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि मूवमेंट इनिशिएट करने वाला सप्लायर हो सकता है? तो वही सप्लायर जो गुड्स क्या कर रहा है, बेच रहा है, जो गुड्स सेल कर रहा है, वो मूवमेंट इनिशिएट कर सकता है। हाँ जी मैम, ये बात तो सही बोली आपने। बट मैम खुद ही रिसिपिएंट कैसे यहाँ पे क्या कर सकता है, मूवमेंट इनिशिएट कर सकता है? मूवमेंट इसलिए रिसिपिएंट इनिशिएट कर सकता है, सपोज करो हम सप्लायर के पास गए, सप्लायर से बोला कि भाई हमको ये आर्टिकल्स वगैरह बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम जयपुर में थे राइट, हमने कहा ये हम 30 पीस चाहिए, आप पुणे पहुंचा दो। उन्होंने कहा ठीक है बहन जी पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सप्लायर बोल रहा है इसके एक्स्ट्रा लूंगा मैं 2500। हमारी उनकी बात हुई, उन्होंने हमसे बात की, हमने उनसे बात की, इतनी सब बातचीत में हमें उनके रेट जमे नहीं। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि मैं किसी और से ये काम करवा लूँगी तो मैं तो 1500 में करा लूँगी। तो क जब कोई चीज़ कम दाम में मिले तो कोई ये ना ले, ये क्यों ले? अब जब मुझे 1500 में ये चीज़ मिल रही है तो मैं 2500 में क्यों बोलूँगी कि आप मुझे क्या करके दो, ट्रांसपोर्टेशन करके दो। तो इसका मतलब सप्लाई के केस में हो सकता है खुद सप्लायर इनिशिएट कर दे ये मूवमेंट, हो सकता है रिसिपिएंट इनिशिएट कर दे, मैम कोई और पर्सन भी हो सकता है, बिल्कुल कोई तीसरा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम वो तीसरा कैसे? सप्लायर है ना, ये जो सप्लायर हमारा जयपुर वाला, उसका एक गोडाउन भी है। उसका क्या है, एक गोडाउन है और सपोज़ करो उसका गोडाउन क्या है, थोड़ा-सा बाहर है, सपोज़ करो दिल्ली में। उसने बोला मैं जयपुर से अगर सपोज़ करो इनकी जगह पे भेजता हूँ, तो हो सकता है उसको महँगा पड़ रहा हो। उसने दिल्ली वाले को बोल दिया कि सुन डायरेक्टली क्या कर, इतना-इतना सामान कहाँ पहुँचा दे, पुणे पहुँचा दे। तो इसका मतलब मूवमेंट इनिशिएट करने वाला कोई भी पर्सन हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, रिसिपिएंट हो सकता है या फिर वहाँ का उसका वेयरहाउस कीपर भी हो सकता है। एनी पर्सन कैन इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो यही चीज़ दे के रखी है मेरे पहले वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई के, जिसको अब हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे प्रोविजन के अकॉर्डिंग रीड कर लेते हैं। दिस इज सेक्शन नंबर 10। दिस इज योर सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए। क्लॉज ए बोलता है जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, चाहे वो मूवमेंट ऑफ गुड्स सप्लायर इनिशिएट करे, रिसिपिएंट इनिशिएट करे या फिर कोई भी पर्सन इनिशिएट करे, केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? लोकेशन ऑफ गुड्स एट location of the goods at the time at which movement of goods terminate for delivery to recipient। recipient को देने के लिए जब भी इसका movement of goods क्या होगा, terminate होगा, that will be your place of supply। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई? हाँ जी मैम, आ गई। ये हो गया आपका सुपर डुपर क्या, क्लॉज ए। ठीक है। अब क्लॉज बी किस चीज का है, हम उस पे मूव करते हैं। क्लॉज बी है आपका बिल्ड टू शिप टू मॉडल। क्लॉज बी किस चीज के लिए है? बिल्ड टू शिप टू मॉडल। मैम ये क्या होता है? बिल्ड टू शिप टू मॉडल। बिल्ड टू शिप टू मॉडल क्या? मैं चाहूंगी 5 मिनट के लिए इसको पेंडिंग रखते हैं, हम वापस आएंगे बिल्ड टू शिप टू के डिस्कशन पे। बट उससे पहले हम आते हैं सी वाले हमारे क्लॉज पे। ठीक है, तो अभी इसका मतलब बस से आपने नाम बता दिया कि बी इज बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल, बट अभी हम मूव कर रहे हैं सी पे। अब मैम सी क्या है? तो सी में आता है व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। हो सकता है गुड्स का मूवमेंट हो सकता है गुड्स का मूवमेंट नहीं हो। व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है।
मैम गुड्स का मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे समझो कैसे हो सकता है। अब यही बात है, हमारी कहानी ना वही सेम चलाते हैं, पर ज्यादा एग्जाम्पल्स चेंज नहीं करते। ये रहा मेरा मिस्टर एक्स। ये कहाँ है मैम? वही जयपुर में है, ये हमारे मिस्टर एक्स। ठीक है, तो मिस्टर एक्स जो है जयपुर में है। हम इनके पास गए, हमने बोला अरे आपके शो पीसेस तो हमको बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कितने? मैंने कहा 20 एक पैक कर दो। ठीक है, उन्होंने कहा कि अच्छा छोड़ो, अपन थोड़ा कम लेते हैं। मैंने कहा सिर्फ 5 पीसेस है, आप 5 पीसेस पैक कर दो, मुझे बड़े सुंदर लगे। 5 पीस तो मैं खुद ही लेके आ सकती हूँ। तो मैंने यहीं के यहीं क्या किया, इनको क्या दिया, इनको दे दिया रुपया। आई हैव पेड कंसिडरेशन, रिसिपिएंट ने कंसिडरेशन पे कर दिया। और फिर मिस्टर एक्स से मैंने क्या ले लिया, मिस्टर एक्स से मैंने क्या ले लिया, मिस्टर एक्स से मैंने ये 5 शो पीस ले लिया। इसका मतलब मैम ऑन द स्पॉट यहीं के यहीं आपको गुड्स क्या हो गए, डिलीवर कर दिए गए। यहाँ पे गुड्स का कोई मूवमेंट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहीं के यहीं आपको क्या कर दिया मैम, गुड्स को डिलीवर कर दिया। यस, तो जब यहीं के यहीं आपको क्या कर दिया था, गुड्स को डिलीवर कर दिया था, इन दैट केस यहीं पे क्या हुआ, आपके गुड्स डिलीवर हो गए, यहाँ कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ ही नहीं। तो जब कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ ही नहीं, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं मैम, जब मूवमेंट है ही नहीं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? भाई आपने गुड्स डिलीवर किए ना, तो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग द गुड्स डिलीवर। मैम मेकिंग मतलब हो सकता है यहाँ पे जो शो पीसेस है उसमें मुझे ब्लैक कलर चाहिए, अभी उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा मैम 3 दिन बाद आओ, मैं आपको ये डिलीवर कर दूंगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा ये चीज। जैसे एक्टिवा कार वगैरह जब आप खरीदते हैं तो क्या होता है, कार जब आप खरीद रहे हैं तो अब भी थोड़ा ना मिलती, 2 महीने बाद मिलती बुकिंग के बाद, राइट? तो यहाँ पे भी वही चीज है, मेकिंग द गुड्स डिलीवर या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लोकेशन ऑफ द गुड्स क्या है, वही है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो क्या लिखूं, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग द गुड्स डिलीवर। तो ये हो गया मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, जब कोई भी गुड्स का मूवमेंट नहीं है। जब क्या है, कोई भी गुड्स का मूवमेंट नहीं है। अब इसको भी एक बार मैम हम पढ़ लें क्या? हाँ चलो पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब गुड्स का मूवमेंट नहीं है। अब वहां पे वही हो सकता है ना, वेयर बाय द सप्लायर और रिसिपिएंट। क्यों नहीं है गुड्स का मूवमेंट? हो सकता है सप्लायर, सामने वाले सप्लायर के पास तुम गए, वहीं पे गुड्स तुमने पसंद किए, तो वहीं की वहीं डिलीवर हो गए। या फिर मैम रिसिपिएंट, रिसिपिएंट क्या हुआ कि हो सकता है ये जो फ़ोन है ना, मैंने 5 दिन पहले ही ले लिया था तुमसे, कि एक बार मैं यूज़ करूँ, देखूँ, करूँ, क्या करूँ? मतलब अभी मेरे को ये जो गुड्स हैं तुमने अप्रूवल बेसिस पे दिए। जिस दिन मैं हाँ कर दूँगी, सारी चीज़ें हो जाएँगी, कंसिडरेशन पे कर दूँगी, तो यहाँ तो ऑलरेडी रिसिपिएंट के पास गुड्स है ना, यहाँ मूवमेंट करने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ रही है। ठीक है? तो ऐसे केस में बोलते हैं कि भई चाहे सप्लायर के पास पहले से गुड्स हो और वो डिलीवर करा रहा हो, या पहले से ही रेसिपिएंट के पास गुड्स हो, यहाँ मूवमेंट तो नहीं हुआ ना। तो जब मैम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ ही नहीं है, सेम प्लेस पे सारी कहानी खत्म हो गई। तो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट, रेसिपिएंट को डिलीवर करते वक्त गुड्स की लोकेशन क्या थी? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? यहाँ पे मुझे इसकी जगह सेम मेरे को देखो लाइन लिखनी पड़ेगी, तो मैं ये मेरी लैंग्वेज नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मैंने इसको कर दिया क्या, डिलीट। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लोकेशन ऑफ गुड्स ऑफ डिलीवरी टू रिसिपिएंट। मुझे सिर्फ ये देखना है रिसिपिएंट को डिलीवर करते वक्त जो पर्सन ने मुझे कंसिडरेशन पे किया है, उसको पे करते वक्त वो गुड्स की लोकेशन कहाँ पे है। जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, मेरे जैसा मैं जैसे मैंने अभी अपने कीवर्ड्स लिख लिए नहीं लिख सकते। प्लेस ऑफ सप्लाई में एज इट इज वी हैव टू। क्या ये बात समझ में आ गई कि जब मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो, जैसे मॉल में जाते हो आप, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, दूसरा एग्जांपल हो गया मॉल। जब आप मॉल में जाते हो, गुड्स पसंद करते हो, बिल पे करते हो, वहीं की वहीं आपको सारे गुड्स मिल जाते हैं, कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होता है। अंडरस्टूड? देन इसके बाद आते हैं हम हमारे नए वाले तरह के प्लेस ऑफ सप्लाई पे, और ये प्लेस ऑफ सप्लाई इज अबाउट असेंबली हो सकती है गुड्स की।
मैम इंस्टॉलेशन हो सकता है और एक है हमारा ऑन बोर्ड गुड्स को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब मैम हमारा यहाँ पे सी डी क्या है? डी हमारा आता है कि व्हेन गुड्स आर असेंबल्ड या फिर इंस्टॉल्ड एट साइट। कई बार गुड्स की असेंबली होती है, कई बार गुड्स का क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन करना पड़ता है साइट पे। जैसे हमने तो अमेज़न से एक वाटर प्यूरीफायर ऑर्डर कर लिया, आरओ मशीन ऑर्डर कर ली। लेकिन ये जो आरओ मशीन हमने ऑर्डर की, हम ठहरे पुणे में, हमने हमारे घर सपोज़ करो मेरा घर इंदौर में है, तो मैंने इंदौर वाले घर के लिए वाटर प्यूरीफायर ऑर्डर किया। इंस्टॉलेशन कहाँ होगा उस वाटर प्यूरीफायर का? वाटर प्यूरीफायर का इंस्टॉलेशन मैम जब इंदौर के घर के लिए किया तो इंदौर में ही इंस्टॉल होगा। एग्जैक्टली तो जब वाटर प्यूरीफायर इंदौर का है और इंदौर में ही क्या होगा, इंस्टॉल होगा, तो इन सच अ केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंदौर। इस केस में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंदौर। अंडरस्टूड? असेंबली और इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू असेंबली इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स, तो मैंने कौन सा एग्जांपल लिया असेंबली इंस्टॉलेशन के लिए? यहाँ पे मेरा एग्जांपल है आरओ मशीन। ठीक है, आरओ मशीन हमने ऑर्डर भले ही पुणे से की, रिसिपिएंट पैसा देने वाला भले ही पुणे में है, लेकिन यहाँ पे असेंबली कहाँ हो रही है, इंस्टॉलेशन कहाँ हो रहा है, वो प्लेस आपकी क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे किसके ऊपर? तो ये हो गया मेरा आरओ का एग्जाम्पल कि हमने आरओ वाला एग्जाम्पल लिया था और यहाँ पे मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन वेयर द गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। यहाँ पर रिसिपिएंट का कुछ रोल ही नहीं है। इफ यू सी ना, यहाँ पे रिसिपिएंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना देखा जा रहा है कि गुड्स को असेंबल कहाँ कर रहे हैं, गुड्स को इंस्टॉल कहाँ कर रहे हैं, दैट इज इट। यहाँ पे कोई रोल नहीं है रिसिपिएंट कहाँ था कहाँ नहीं था। बट व्हेन इट कम्स टू योर क्लॉज ए, व्हेन इट कम्स टू क्लॉज सी, यहाँ पे भी क्या है, डिलीवरी रिसिपिएंट को कहाँ हो रही है और यहाँ पे डिलीवर करते वक्त रिसिपिएंट की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ गुड्स क्या है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रिसिपिएंट, रिसिपिएंट को देते वक्त गुड्स कहाँ है, और यहाँ पे भी रिसिपिएंट इंपॉर्टेंट हो रहा है कि रिसिपिएंट को डिलीवर करते वक्त कहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, तो दोनों जगह रिसिपिएंट इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे सिर्फ इंस्टॉलेशन जगह कहाँ पे हो रही है, असेंबली कहाँ पे हो रही है, वही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? अब लास्ट, एकदम लास्ट मेरा क्या है, यहाँ पे आएगा मेरा हमारा ई। कई बार आपने देखा होगा ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड क्या लिए जाते हैं, ऑन बोर्ड गुड्स सप्लाई होते हैं। जैसे वेसल में जाओगे, शिप में जाओगे, वहां पे आपको हो सकता है कुछ भी, ब्लैंकेट वगैरह आपने वहां पे खरीदे। एयरक्राफ्ट में जा रहे हो, आपको फूड मिल रहा है। ट्रेन में जा रहे हो, आपको गुड्स सप्लाई किए जाते हैं, फूड वगैरह वहां पे भी होता है। मतलब कई बार गुड्स जो है ऑन बोर्ड सप्लाई किए जाते हैं। ऑन बोर्ड मतलब इट कुड बी ट्रेन, इट कुड बी वेसल, इट कुड बी एयरक्राफ्ट। तो जब भी ऑन बोर्ड आपको क्या कर रहे हैं, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मैम ऑन बोर्ड हमको क्या करते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। सपोज करो मैम ये क्या है, ट्रेन है। ये ट्रेन छुक 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 चल रही चल रही चल रही। अब मैम सपोज करो ये ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट होती है और इंदौर को जाती है। जब मैम ये ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट होती है, इंदौर को जाती है, और सपोज करो बीच में आ गया हमारा महाकाल की नगरी उज्जैन, गुड्स यहाँ पे सप्लाई की। पर चलती ट्रेन में गुड्स सप्लाई हुए, उज्जैन स्टेशन पे नहीं, चलती चलती ट्रेन में क्या हुआ, मेरे गुड्स सप्लाई हो गए। क्या ट्रेन को बार बार रोक के देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है मैम? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में मैम जब ऑन बोर्ड गुड्स का सप्लाई होता है तो कैसे पता चलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो ऐसे केस में बोलते हैं कि आपने इन गुड्स को ऑन बोर्ड कहाँ पे लिया था? तो वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जैसे ही आपने अगर सपोज करो दिल्ली में ही वो गुड्स क्या ले लिए, ट्रेन पे ले लिए, या फिर उज्जैन में आपने वो गुड्स ट्रेन में लिए थे, तो जहाँ पे उन गुड्स को आपने ऑन बोर्ड लिया है, हम उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ये मानते हो कि इंटेंशन तो सेल करने का ही था ना। तो
वेयर द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड, बिकॉज प्रैक्टिकली जब जब सेल होगा ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई देखना चालू करें। तो इन सच अ केस हम क्या बोल रहे हैं, वेयर द गुड्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड जब गुड्स आप प्रोवाइड करते हैं तो इन सच अ केस आपके लिए लोकेशन क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, वेयर द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। वेयर द गुड्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड, दैट इज ट्रेन, एयरक्राफ्ट, वेसल। जब ये गुड्स हैं, ट्रेन वगैरह, एयरक्राफ्ट वगैरह, वेसल, व्हेन दे आर प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड, जब ये क्या किए जाते हैं, ऑन बोर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। थोड़ा सा इसका साइज हम कर देते हैं रिड्यूस, ठीक है, और ये आ गया। एक मिनट, हाँ। तो वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड वही आपका क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे मैम हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। डन। तो ये हो गया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 10 का ए मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर है, बी विल टू शिप टू मॉडल के ऊपर है, सी आपका नो मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर है, डी आपका असेंबली के ऊपर है, और ई आपका है ऑन बोर्ड अगर आपने गुड्स को लिया है तब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ये मैं डिटेल में कर रही हूँ। धीरे धीरे हम इसलिए आगे बढ़ रहे हैं, पहले हमने सिर्फ एक आइडिया लिया था, ठीक है, कॉस ये इंटर, ये फाइनल के लिए पूरी तरह से अभी डिटेल स्टार्ट हो गया, छोटी छोटी चीजें हम इन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब आते हैं हम किसके ऊपर, बिल टू शिप टू मॉडल के ऊपर। पहले मैम बिल टू शिप टू पे आने से पहले एक रीडिंग इसकी हो जाए। जैसे डी था, व्हेन असेंबली होती है गुड्स की या इंस्टॉलेशन होता है तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन असेंबली आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और मैम अगर गुड्स ऑन बोर्ड प्रोवाइड किए, चाहे वेसल हो, एयरक्राफ्ट हो, ट्रेन हो, मोटर व्हीकल हो, तो लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? ठीक है। सपोज करो यहाँ तक तो मैम हमें समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो हमको क्या करा, चीजें हमारे को समझ में आ गई। बट मैम हमारी को प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? हाँ जी, बोले क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? ये क्या है मैम? अगर हम जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज करो हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते किसी तरह से, हम क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई ना ए बी सी डी ये जो भी एप्लीकेबल हो रहा है, वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलते अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो प्रिस्क्राइब मैनर दिया रहेगा, उस प्रिस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना होगा। तो मैम ये प्रिस्क्राइब मैनर क्या है? तो द क्वेश्चन इज, अब ये प्रिस्क्राइब मैनर कहाँ है? प्रिस्क्राइब मैनर कुछ अभी तक प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है, तो एज इट इज बस आपको क्या करना है, उसको लीव आउट करना होगा। डन। अब मैम फाइनली हमको ए समझ में आ गया, मूवमेंट, बी विल टू शिप टू, सी समझ में आ गया, नो मूवमेंट, डी है हमारा असेंबली, एंड ई इज फॉर ऑन बोर्ड। बट अभी तक मैम ये बिल टू शिप टू पे हमने बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं की है। अब हमारी बारी आती है बिल टू शिप टू को समझने की। बिल टू का मतलब क्या है, शिप टू का मतलब क्या है, समझो। आ जाते हैं हम पूरी तरह से इसको, ये मैंने ज़ूम कर दिया और मेरी बातें सिर्फ़ और सिर्फ़ अब होगी बिल टू शिप टू पे। नाम से क्या समझ में आ रहा है, मैं समझा देती हूँ। बिलिंग तो किसी और के नाम पे है, लेकिन शिपिंग किसी और को हो रही है। बिलिंग किसी और के नाम पे है, लेकिन शिपिंग किसी और को की जा रही है। और ये शिपिंग किसी और को किसके कहने पे हो रही है? उसी पर्सन के कहने पे जिसने उन प्रोडक्ट्स को खरीदा था। मतलब ये है हमारा सप्लायर। अब बेचारा ये जो हमारा छोटा-सा सप्लायर है, ये कहाँ पे है? ये अभी भी हम इसको रखते हैं वही जयपुर के अंदर। ठीक है मैम। तो ये हमारा सप्लायर है जयपुर में। हाँ जी। और ये रहे हम।
जो इनके पास गए थे, बड़ा सुंदर लगा, इनके शो पीस वगैरह हमको बहुत मज़ा आया। तो हम ये रहे, हम उठ के गए कहाँ पे? अरे! हम उठ के गए यहाँ पे ये जयपुर वाले भैया के पास, हमको इनके क्या है शो पीस बड़े पसंद आ गए। ठीक है मैम, अच्छा लगा, पसंद आ गए, ठीक है। तो हमने इनको क्या बोला कि पहला केस जो था मेरा जब मूवमेंट ऑफ गुड्स था, मैंने कहा था एक काम करो ये गुड्स पुणे पहुँचा दो, मेरे ही लिए। मैंने कहा मेरे ही लिए क्या करो ये गुड्स पुणे पहुँचा दो, ऐसी मेरी बात हुई थी, राइट? ये आपको मूवमेंट ऑफ गुड्स याद है? अब अब सिचुएशन चेंज की हमने। हम कहाँ हैं सपोज़ करो हम अभी हैं लेट्स से इंदौर। हम कहाँ हैं मैम? हम अभी इंदौर में। तो हमारा ना ये शो पीस वग़ैरह सेल करने का ही काम है, मुझे पता है ये भाई साहब जयपुर में इनसे ही हम खरीदी-बेची सब करते हैं। तो मैंने कहा जयपुर वाले भैया को कॉल लगाया। मैंने क्या किया कॉल लगाया। किसको कॉल लगाया मैम? आपने कॉल लगाया, ये रहा हमारा फ़ोन, जयपुर वाले भैया को आपने कॉल लगाया। कॉल लगा के जयपुर वाले भैया को क्या बोला 25 पीस पहुँचा दो। किसके 25 पीस पहुँचा दो? वो शो पीस जो हमको बड़ा पसंद आता है ना आपका, जो बहुत बेस्ट सेलिंग है हमारे यहाँ पे इंदौर में। तो बोले कि 25 पीस क्या करना भैया पहुँचा देना। इन्होंने भी बोला हाँ, हाँ भैया बिल्कुल पहुँचा देंगे। ठीक है। अब इन्होंने इन 25 पीस की यहाँ पे पैकिंग करके रख ली। ये रहे वो 25 पीसेस इसकी पैकिंग हो गई। मतलब क्या अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ? नहीं, अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ पैकिंग हुई है, अभी ये यहाँ इंदौर के लिए ये कुछ निकले नहीं है, अभी सिर्फ पैकिंग स्टार्ट हुई है और पैकिंग पूरी होके ये रख दिया। अब बिफोर मूवमेंट मेरे कीवर्ड्स बहुत नोटिस करना, अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था क्या? नहीं, अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, ये टाइम है बिफोर मूवमेंट का। ठीक है? ये टाइम बिफोर मूवमेंट का है। तो मूवमेंट होने से पहले ही क्या हुआ, इन भाई साहब के पास एक कॉल आया। क्या कॉल आया? इन्हीं अंकल का कॉल आया, ये बोले, "अरे भैया सुनो, इंदौर में मत पहुँचाओ गुड्स, मत पहुँचाओ इंदौर में।" क्यों? क्योंकि हो सकता है इनके पास क्या हुआ, उज्जैन से एक ऑर्डर आ गया। इनके पास क्या हुआ, उज्जैन से एक ऑर्डर आ गया और उज्जैन से जो ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर में क्या बोला है कि इन्हें यहाँ उज्जैन में कोई पर्सन है, ये बोलते हैं इन्हें क्या चाहिए 25 पीस वही वाले शो पीस के चाहिए। तो इन्होंने क्या किया फ़ोन किया हमारे जयपुर के अंकल को और बोला, "अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ क्या?" उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं भैया अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ।" तो बिफोर मूवमेंट उन्होंने इसे कॉल किया और कॉल करके बोला, "एक काम करो डायरेक्टली ये गुड्स कहाँ पे पहुँचा दो? यहाँ उज्जैन में पहुँचा दो।" मतलब एक डायरेक्शन गया, किसकी तरफ से डायरेक्शन गया मैम? इन भाई साहब की तरफ से जो एक्चुअल में रिसिपिएंट थे, जो एक्चुअल में बायर थे, उनकी तरफ से एक डायरेक्शन गया कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द गुड्स इन इंदौर, आप ये गुड्स कहाँ पे लेके चले जाओ? उज्जैन में पहुँचा दो। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है मैम, ये बात समझ में आ गई। ओके, ये एक हो गया केस। ये है मेरा पहला केस। केस नंबर 2। केस नंबर 2 पे क्या है? फिर से ये 25 पीसेज़ हैं, ठीक है? अब ये 25 पीसेज़ एक्चुअल में मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। यहाँ समझो थोड़ा-सा आगे आ गए हम। इन 25 पीस का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था मतलब ये रही ट्रक, इस ट्रक में है इनका क्या सामान। अरे! ट्रक अच्छी नहीं बनी, माफ़ करना लेकिन ट्रक तो ट्रक ही है। ठीक है, ये बन गई मेरी ट्रक। इस ट्रक में इनके क्या है ये 25 पीसेज़ हैं। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो ही गया था, जा रहे थे, ये ट्रक क्या हो रहा था, जा रहा था, मूव कर ही रहा था। तो मैम जैसे ही ये ट्रक मूव कर ही रहा था, ट्रक का मूवमेंट करते-करते क्या हुआ, फिर से अभी ये मूवमेंट हुआ ही है। ये भैया जो है ना, इन भैया का कॉल इन भैया के पास पहुँच गया। क्या बोले, गुड्स मूवमेंट स्टार्ट हो गया क्या? उन्होंने कहा हाँ, स्टार्ट हुआ है बट अभी 2 घंटे ही हुए हैं निकले हुए। अभी तो टाइम लगेगा आपके पास 2 दिन बाद पहुँचेगा, अभी तो नहीं हुआ। बोली सुनो ना, ये भले ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, मेरे पास अभी पहुँचा तो नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दिस गुड्स इन इंदौर, आप क्या करो ये गुड्स उज्जैन पहुँचा दो। मेरा दूसरा कीवर्ड क्या है? ड्यूरिंग मूवमेंट। मूवमेंट के पहले या मूवमेंट के दौरान अगर थर्ड पर्सन किसे बोलते पता है यहाँ पे थर्ड पर्सन इसे खरीदने वाले को ही कहा जाता है यहाँ पे थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले या फिर मूवमेंट के दौरान क्या करता है डायरेक्शन देता है सप्लायर को
कि गुड्स उसे क्या करने हैं, शिप कहीं और करवाने हैं, वो शिपिंग एड्रेस कहीं और बताता है, किसी और पर्सन का शिपिंग एड्रेस बताता है, तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा भले ही गुड्स इन भाई साहब को मिले हैं, भले ही गुड्स क्या है इन भाई साहब को मिले हैं, बट इनको सप्लाई हो चुका है, क्योंकि एक्चुअल सप्लाई तो इन दोनों के बीच में है, एक्चुअल सप्लाई इन दोनों के बीच में। बस क्या हो गया कि मुझे कोई ऑर्डर आ गया, मैंने कहा मेरे को मेरे पास आएंगे गुड्स, फिर मैं सप्लाई करूंगी, इससे अच्छा मैंने इनको बोला कि एक काम करो ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट यहाँ करा दो, बाकी का लेन देन अपन देखते रहेंगे। तो एक्चुअल में एक सप्लाई तक इन दोनों के बीच में हो रहा है, इन दोनों के बीच में सप्लाई वन हो रहा है, यहाँ पे ये सप्लायर है, ये बायर है, और एक सप्लाई इन दोनों के बीच में हो रहा है जहाँ पे ये सप्लायर है और ये क्या है बायर है, जो हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब भी एक थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे बिफोर मूवमेंट और ड्यूरिंग मूवमेंट गुड्स आर शिफ्ट टू अदर पर्सन, किसी और पर्सन को गुड्स शिपमेंट होता है, तो बिल तो इसी के नाम पे बनेगा, बिलिंग तो इन्हीं की होगी क्योंकि सप्लाई इन दोनों के बीच में हो रहा है, बस शिपिंग कहीं और होगी। तो जब भी शिपिंग कहीं और की जाती है, बिलिंग हमारे बायर के नाम पे ही बनता है। तो ऐसे केस में मैम मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ऐसे केस में आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन। मतलब जो पर्सन आपको डायरेक्शन दे रहा था, उस पर्सन का लोकेशन भी नहीं चाहिए, उस पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस कहाँ आ रहा है। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना जीएसटी में, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपको अपने मेन ऑफिस का बताना पड़ता है कि ये मेन ऑफिस है, ये मेरा प्रिंसिपल ऑफिस है। तो ये पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पे है बिजनेस का, जहां इसका प्रिंसिपल प्लेस है वो इंदौर में है, और इंदौर में ही प्रिंसिपल प्लेस है, तो वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। हो सकता है ये भैया घूमते-घामते इंदौर में हो, लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिज़नेस उनका क्या हो, दिल्ली में हो। तो दिल्ली हो जाएगा उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिज़नेस और वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एक्चुअल में मुझे रिसिपिएंट का लोकेशन नहीं देखना है यहाँ पे, यहाँ देखना है इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस कहाँ है इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडल। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये है आपका प्रॉपरली पूरा चार्ट फॉर द प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 10। अब इसे हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है बिल टू शिप टू के लिए? अगर गुड्स डिलीवर किए जाते हैं रिसिपिएंट के थ्रू, टू अ रिसिपिएंट सप्लाई सॉरी डिलीवर कौन कर रहा है? सप्लायर रिसिपिएंट को कर रहा है या किसी और पर्सन को डिलीवर कर रहा है? डायरेक्शन किसने दिया है ऐसे डिलीवरी का? यही थर्ड पर्सन ने, मतलब बायर ने ही दिया है। अब हो सकता है एज़ अ एजेंट डायरेक्ट उसने डायरेक्शन दिया हो या कैसे भी डायरेक्शन दिया हो। बट ये डायरेक्शन या तो बिफोर या ड्यूरिंग मूवमेंट आया है और उसने बोला है कि मैंने ये गुड्स का टाइटल किसी और को ट्रांसफर कर दिया, मतलब मैंने ये गुड्स किसी और को सेल कर दिए हैं। मैंने क्या किया है, ये गुड्स किसी और को सेल कर दिए हैं। ऐसे केस में माना जाएगा कि एक्चुअल में हमने गुड्स तो डिलीवर थर्ड पर्सन को ही किए, भले ही उसने कहीं और शिपमेंट करवाया है। बोला था ना डीम्ड, ऐसा माना जाएगा कि इसको सप्लाई हो चुका है। तो ऐसे केस में मैम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ सच पर्सन। इस पर्सन का जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस है वही क्या होगा? आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड? दिस कंप्लीट्स योर सेक्शन नंबर 10। यहाँ हमारा पूरा सेक्शन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है with respect to bill to ship to, also with respect to your overall place of supply of goods जहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में आपको देने वाली हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ताकि हमारे पास हर एक चीज का एक-एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना अपना बना हुआ, ठीक है? फिर हम मूव करेंगे विद द सेक्शन नंबर 12। पहले सेक्शन नंबर 12 करना है हमको। सेक्शन नंबर 12 इज विथ रिस्पेक्ट टू सर्विस, जहाँ पे रिसिपिएंट सप्लाई दोनों इंडिया में है बट सर्विस हो सकता है इंडिया के बाहर चली गई हो। इससे पहले कि हम सेक्शन 12 स्टार्ट करें, पहले एक बार अच्छे से इन चार्ट के थ्रू ही आप क्या कर लें, सेक्शन 10 को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, एक बार अपने प्रोविजन से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड देन वी विल डू विद द सेक्शन नंबर 12। ओके,
तो यहाँ पे हमको अब क्या करना होगा, ये वाला वीडियो मुझे डिसकंटिन्यू करना होगा क्योंकि यहाँ स्क्रीन शेयरिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है। लेट अस सी कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सर्विस वाला सेक्शन नंबर 12। तो सेक्शन नंबर 12 इंडिविजुअली एक हमारा क्या होगा वीडियो का, सिर्फ उसमें सेक्शन नंबर 12 एंड साथ में हम सेक्शन नंबर 12 के साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से कि भाई ये प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ही क्यों। व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने सप्लाई कहाँ पे किया, तो उसका मैं रीजन आपको बताऊंगी। बिकॉज जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी हमारा क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एंड बीइंग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहाँ पे सप्लाई होता है वो वाली स्टेट या फिर वो वाली जो यूनियन टेरिटरी है, वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी को ये हक मिलता है, ये राइट मिलता है कि वो जो टैक्स कलेक्ट किया है, वो रेवेन्यू जो उन्होंने कलेक्ट किया है, वो रेवेन्यू उनको मिलेगा, वो कलेक्ट करेंगे, वो स्टेट रखेगी। तो जहाँ कंजम्पशन होता है, जहाँ डेस्टिनेशन होता है, वो वाली स्टेट का हक है कि वहां पे क्या होगा, जीएसटी जो कलेक्ट हुआ है, वो वाली स्टेट गवर्नमेंट उस जीएसटी के कलेक्शन को रखेगी। लेकिन जीएसटी के पहले जब हमारा वेट वगैरह था, वो था हमारा ओरिजिन बेस्ड टैक्स, मतलब जहां से ये गुड्स क्या हुए, सेल हुए। तो डेस्टिनेशन से ओरिजिन या ओरिजिन से डेस्टिनेशन में क्या-क्या चेंजेस आ गए हैं, वो हम थोड़ा-सा वहाँ पे समझेंगे। दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई के सेकंड हमारा जो अभी वीडियो आएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शन 12 मिलेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, ब्रीफिंग कि ये एक्चुअल में 12 क्यों है, ये एक्चुअल में 10 क्यों आया है, ठीक है? फिर उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं विद द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ओवर देयर। ओके, चलो।